हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर ली, जिसमें हमने टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है उनके बारे में बात की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन की, जो हमारा वेव फंक्शन साई है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है ना। इसके अलावा हम आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वेव फंक्शन, है ना, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। तो ये सारी टर्म्स क्या होती है आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। देखो, इन 1926 मैक्स बोर्न प्रोवाइडेड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर। कि अब ये देखो, जो हमारे साइंटिस्ट थे मैक्स बोर्न, इन्होंने ना जो साई स्क्वायर होता है इसके बारे में इंटरप्रिटेशन बताई थी। तो ये क्या होता है हमारा साई स्क्वायर, ये नई टर्म कहाँ से आ गई। अभी तक तो हम केवल साई वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज इस साई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। So according to him, probability of finding a particle at any point and at a given time is proportional to psi square. अब जो हमारे मैक्स बोर्न साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमारी साई स्क्वायर यानी वेव फंक्शन के स्क्वायर के इक्वल थी। मतलब जितना ज्यादा हमारा ये साई स्क्वायर होगा उतनी ही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल के वहां पे प्रेजेंट होने की। तो देखो, अब साई स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी तक, साई जो है हमारा वेव फंक्शन होता है ना। किससे डील करता है, मैटर वेव से डील करता है ना। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे आज, लेट एज्यूम करेंगे कि साई हमारा क्या है, a प्लस में आयोटा बी। मैंने a प्लस आयोटा बी क्यों माना, क्योंकि जो हमारा साई वेव फंक्शन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो देखो दोनों पार्ट होंगे इसके अंदर, रियल पार्ट भी और हमारे इमेजिनरी पार्ट भी, है ना। रियल पार्ट भी होगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो इनको कैसे समझा जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या एज्यूम किया कि जो मेरा साई है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी के इक्वल है। तो अब इसका मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी निकालूंगी, है ना। पढ़ा होगा आप सभी ने 11th-12th के अंदर ही कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया, इस साई को मैं साई स्टार से रिप्लेस कर दूंगी। ये क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। कि जो हमारा साई वेव फंक्शन था a प्लस आयोटा बी के इक्वल, उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो जब भी आपको वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना हो, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से और साई को रिप्लेस कर देते हैं हम साई स्टार से। बस ये दो काम करने हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगी, आयोटा को माइनस आयोटा से और साई को साई स्टार से। तो साई को साई स्टार से कर दिया, अब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो इनसे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, वेव फंक्शन के बारे में, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं साई साई स्टार निकालूंगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साई साई मोड का स्क्वायर। देखो मोड के अंदर तो जो माइनस वैल्यू होती है वो भी प्लस में हो जाती है कन्वर्टर, है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साई साई का स्क्वायर, है ना। ये साई साई स्टार को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साई साई का स्क्वायर। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, यानी a प्लस में आयोटा b और a माइनस आयोटा b, है ना। मैंने क्या किया, साई साई स्टार की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, है ना। और उनका जो मोड का स्क्वायर होगा वो साई साई के इक्वल होगा, जो मैं अभी यहाँ पे जो टर्म लिखी थी साई का स्क्वायर, है ना। तो इसका देखो साई साई हो गया ना यहाँ पे, सॉरी ऐसे होगा, फिर साई का स्क्वायर, है ना। साई साई, देखो ये साई है, इस साई स्टार के इक्वल हो जाएगा कब, जब मैं इसको मोड में लिखूंगी। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साई का स्क्वायर यानी a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, यही मिलेगा आपको, है ना। अब आयोटा स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो मैं जब यहाँ पे -1 करूंगी तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। और ये मेरा क्या होता है,
रियल पार्ट। अब रियल पार्ट मिल गया तो मैं उस फंक्शन के बारे में बता सकूंगी, है ना। अभी तक मुझे क्या मिल रहा था कि मुझे पता था साई हमारा वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो ये इससे मुझे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, साई को एज्यूम किया a प्लस आयोटा बी। अब उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, साई को साई स्टार से। तो साई स्टार इजकल टू a माइनस आयोटा बी। अब मेरे को साई साई स्टार की वैल्यू निकालनी थी, तो मोड के अंदर तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, है ना, क्योंकि साइन माइनस साइन हम प्लस साइन से रिप्लेस करते हैं इसमें, है ना। तो a प्लस आयोटा बी, अब देखो साई की मल्टीप्लाई साई स्टार से, तो a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारा कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट। यानी कि जब मैं साई यानी वेव फंक्शन को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे रियल पार्ट मिलता है। रियल पार्ट का मिलना मतलब कि अब मैं पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में बता पाऊंगी, है ना। तो इसलिए हम साई स्क्वायर को कंसिडर करते हैं। ये किसने बताया था, मैक्स बोर्न साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था, है ना। तो अब देखो, अब एक टाइम मैंने लिखी कि प्रोबेबिलिटी, है ना, मैंने क्या बोला अभी, प्रोबेबिलिटी वर्ड बोला, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल के कहीं पे हम कोई वेव फंक्शन है ना हमारे पास, तो उसकी फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो हमारे पास ऐसे वेव है ना, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है यहाँ पे, यानी ये ए और ये बी मेरा। तो मैं मुझे क्या करना है कि इस ए और बी के बीच में पार्टिकल के फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं इस पार्टिकल को ए और बी के बीच में लाई कराऊं, तो क्या वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमें पता चलेगा प्रोबेबिलिटी, ये हम फाइंड आउट करेंगे ना। तो देखो ए से बी के बीच में निकालना हमें किसकी, वेव फंक्शन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालते हैं हम, देखो इंटीग्रेट। अब मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया ए बी, है ना, ये ए बी के बीच में छोटा सा एलिमेंट dx कट कर लिया। अब ये पूरा एरिया, इस एरिया के अंदर ए से बी का जो एरिया है उसके अंदर dx एलिमेंट कट किया। पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी ए से बी के बीच में होगी मेरी। तो मैं क्या करूंगी, इसको ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगी, है ना। और अभी बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, साई एक्स के स्क्वायर से, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा डी एक्स, छोटा सा एलिमेंट, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट, मैंने छोटा सा एलिमेंट कट किया, तो इस छोटे से एलिमेंट को मैं ए से बी तक ऐड करके चली जाऊंगी तो कहीं ना कहीं पार्टिकल तो मुझे मिलेगा। तो इंटीग्रेट ए से बी साई एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये मेरी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन इन वन डायमेंशन। ये किसकी बात की है मैंने, वन डायमेंशन की बात की है ना। अगर मैं 3D की बात करूँ तो, अगर मैं 3D की बात करूँ तो देखो 3D कैसे, कि मेरे पास मान लो एक क्यूब है यहाँ पे, है ना। इस क्यूब के अंदर पार्टिकल के फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालेंगे, देखो मैं छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा क्यूब कट करूंगी इसके अंदर, है ना, उसको मैंने माना dv। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगी मैं, देखो यहाँ पे तो केवल एक्स एक्सिस में था dx, है ना, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वन डायमेंशन की बात कर रहे थे। यहाँ पे 3 डायमेंशन हो जाएगी, है ना, यानी कि 0 से लेके लेंथ, 0 से लेके ब्रेथ और 0 से लेके हाइट, है ना, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एल बी एच को एक्स वाई जेड से भी रिप्लेस कर सकते हो ना, कि लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसके अंदर क्या होगा मेरा साई, देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आर टी और इसका स्क्वायर और डी वी। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखो आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है हमारा एक्स आई कैप, ये तो आई होप सबको पता होगा, वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, है ना। एक्स डायरेक्शन के अंदर आई, एक्स जो एक्सिस है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको हम आई से शो करते हैं, वाई एक्सिस में जे उसकी डायरेक्शन होती है, जेड एक्सिस में के उसकी डायरेक्शन होती है। तो आर को मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर और टी लिखा है, और ये डी वी क्यों लिखा है, क्योंकि मैं वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने डी वी लिखा है। तो ये 3D के लिए होता है, ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए होती है, वन डायमेंशन के लिए होती है। अच्छा एक बात और जो मैक्स बोर्न ने बोला था, वो क्या बोला था कि हमारी प्रोबेबिलिटी यूनिवर्स के अंदर किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की क्या आती है, यूनिटी आती है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है ना, प्रोबेबिलिटी
of finding a particle in universe is unity। यानी यूनिवर्स में उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरी, यूनिटी होती है। तो मैं इसको लिख दूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई एक्स का स्क्वायर dx इजकल टू 1। देखो यूनिवर्स मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब पूरी यूनिवर्स में वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ही। मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर रही हूँ। यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में, अब पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पार्टिकल तो होगा ही, तो उसके पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी श्योर है कि क्या आएगी, वो 1 आएगी, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी की बात की, हम क्यों फाइंड आउट करते हैं मैंने बता दिया। साई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर हम साई से केवल साई से हम उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाएंगे तो हमने क्या किया, साई और उसका कंजुगेट है जूम के, तो साई और साई डाल के जब मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे रियल पार्ट मिलता है। तो अब इससे मैं जरूर वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ कहीं पे भी लाई करने की, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी 1D में निकाली, 3D में निकाली, फिर मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन यूनिवर्स इज यूनिटी, कि कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा यूनिवर्स में। इतना नोट करो, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखो अब हम क्या बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की। जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है ना। देखो मैंने क्या इक्वेशन लिखी, मैंने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी। क्या आई, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल साई अपॉन में डेल टी प्लस वी एक्स टी साई इजगल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी। यानी ये मेरे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन कराया हुआ है मैंने, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स वेव फंक्शन साई एक्स वैल्यू। जब मैं इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करूंगी तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। वो सॉल्यूशन किसको डिफाइन करेगा, मेरी साई एक्स की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विद एनी कांस्टेंट, कि जब मेरे पास इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन निकालूंगी तो वो सॉल्यूशन मुझे साई एक्स की वैल्यू बताएगा। तो अब उस साई एक्स की वैल्यू को मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका जो सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन बना वो मेरा इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, है ना। कि मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स वेव फंक्शन साई एक्स वैल्यू, और उस सॉल्यूशन को मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया कांस्टेंट बन जाएगा और नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो नया सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन का मेरा सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे प्रूव करते हैं हम, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हो आप लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के इसको सोल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मैं वो नहीं करा रही है ना, जिसको पढ़ना हो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पे, है ना। तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा मेरे पास, इस यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा इसका वाई इजकल टू साइन एक्स। ये मेरे पास इसका क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को, इसको मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, कि मेरे को ये तो पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैंने इसको लेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल टू 2 sin x, यानी इस सॉल्यूशन को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या चेक करना है कि ये भी इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि -2 sin x, है ना। अब देखो 2 sin x में किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई। देखो -2 sin x था तो 2 sin x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से, तो -y बन गया। तो ये -y उधर जाएगा तो +y, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0। इसका मतलब जो मैंने ये सॉल्यूशन लिया था, है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जब भी मैंने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो भी जो हमारी ये
इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है ये चीज। तो मैंने माना क्या कि मान लो मेरे पास साई एक्स है, किसी भी जो इक्वेशन है उसका क्या है मेरे पास सॉल्यूशन है। तो अब मैं इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे C1 कर दिया, C2 कर दिया, मैंने ऐसे लिख दिया C2 साई एक्स, तो ये भी मेरे क्या होंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ये भी मेरे पास क्या होंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं, इन कांस्टेंट को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है, देखो मैंने भी क्या बताया था, किसी भी यूनिवर्स में प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल के फाइंड करने की, प्रोबेबिलिटी इन यूनिवर्स है ना, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या आती है मेरे पास 1 आती है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मैंने क्या किया उसको इंटीग्रेट किया कि पूरे यूनिवर्स में कहीं तो होगा वो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ साई एक्स इसका स्क्वायर dx इजिकल टू 1, ये होती है मेरे पास। तो किसी भी फंक्शन को देखो, अब मेरे पास इतने सारे कांस्टेंट हो जाएंगे इस इक्वेशन के, कौन सी इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ना इसके, तो क्या सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होंगे। मैंने मान लो इसका कुछ सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का, मैंने उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कांस्टेंट वाला भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर में हो जाएंगे कि मैं तो अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कौन करेगा एग्जिस्ट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि मैं जब उसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करूं उस साई एक्स के dx वाले फंक्शन को, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए 1 आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लो मैंने कोई भी फंक्शन माना, आप कोई भी फंक्शन एज्यूम करो साई एक्स है ना, उसको आप वो कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा 1 वाली। देखो मान लो मैंने क्या माना, मैंने माना कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई एक्स है ना स्क्वायर और dx इजिकल टू 1 वाली कंडीशन मेरे पास, कोई मेरे पास वेव फंक्शन है साई, मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया साई को, आप लोग कुछ भी एज्यूम कर लो कि a रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा, कुछ भी मतलब जो भी मन में आ रहा है वो सॉल्यूशन एज्यूम कर लो, 2 आयोटा लिख दो, 3 आयोटा एज्यूम किया है, हो सकता है इसका सॉल्यूशन हो। मैंने एज्यूम किया कि साई मेरे पास ये वेव फंक्शन है ना, अब ये या फिर और कुछ एज्यूम कर लो साई को a रेज टू पावर आयोटा के टी एज्यूम कर लो, है कुछ भी एज्यूम कर लो। तो मैंने एक बार के लिए क्या एज्यूम किया कि ये साई मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कि जब मैं इस साई की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ है ना, ये एग्जांपल करेंगे हम कैसे सब्सटीट्यूट करके इनको सोल्व करते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, मैंने उसका स्क्वायर निकाला, यानी इस साई का मैंने क्या किया साई स्टार, देखो मैंने बताया था ना कि ये जो साई है ये इसके इक्वल होता है साई स्क्वायर के, यानी कि साई स्टार के, है ना, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। यानी कि मैं क्या करूंगी इस साई का कंजुगेट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो उसको जब मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मेरे पास 1 नहीं मिल रहा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैं इसको कैसे उसका सॉल्यूशन बनाऊंगी, तो उसके लिए क्या यूज होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन यूज होता है। मैं क्या करूंगी इसको उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक मैं उसको n यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने n माना, तो n यानी साई x इसका स्क्वायर dx इजिकल टू 1, अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो n कांस्टेंट है मैं बाहर निकालूंगी, यानी और इसका स्क्वायर भी है तो n स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है ना साई x dx इजिकल टू 1। ये मैं यहाँ से और मैं यहाँ से नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन में इंटीग्रेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई एक्स का स्क्वायर dx है ना। ऐसे मैं क्या निकालती हूँ नॉर्मलाइजेशन करती हूँ किसी भी फंक्शन का। एक एग्जांपल कराऊंगी उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिखा था कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। कैसे देखा इस एग्जांपल के थ्रू देखा है ना। फिर मैंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल के फाइंड करने की यूनिवर्स में क्या होती है यूनिटी यानी 1 है ना, तो 1 होती है। तो सारे के सारे जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी सारे के सारे तो उसके सॉल्यूशन होंगे नहीं, कौन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब मैंने क्या एज्यूम किया साई एक वेव फंक्शन एज्यूम किया है ना कुछ भी। अब मैंने क्या बोला कि जब मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ उसको सोल्व कर रही हूँ इंटीग्रेट कर रही हूँ तो
तो मुझे 1 आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं हम, उसका क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना, तो n का स्क्वायर यानी n स्क्वायर बाहर आ गई, ये टर्म यहाँ पे रह जाएगी, तो n स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, नोट कर लो तब तक इतना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना कि मेरे एक कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, वो मेरा इस 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर क्या हो रखा है, ट्रैप हो रखा है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 के बीच में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी वेव फंक्शन के फाइंड आउट करने की नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ना कि माइनस में चली जाए, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो 0 से 1 के बीच में ये पार्टिकल मेरा क्या हो रखा है, किसी भी बॉक्स में ट्रैप हो रखा है। तो इस बॉक्स के अंदर उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है ना। देखो हमारे पास क्या है, स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ये, है ना। इसका मैंने कोई सॉल्यूशन एज्यूम किया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वेव फंक्शन क्या है, साइन n पाई बाई एल एक्स है ना। तो मुझे क्या चेक करना है कि इस सॉल्यूशन को जब मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा। कैसे, कि इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कि जब भी मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेट करूँ किसको, उस फंक्शन को साई एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए कि इस जो ये वेव फंक्शन ये मेरा सॉल्यूशन है, इसको मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, क्यों करूँ, ताकि मुझे पता चल जाए वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊंगी मैं, है ना। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई, अब मैंने मान लो कि कोई कांस्टेंट n मान लिया है ना, कि n साइन x का स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर है ना, ये मैंने कोई भी क्या माना, n कांस्टेंट माना कि n जो मेरा कांस्टेंट है, इस सॉल्यूशन को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया मेरा सॉल्यूशन आया वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। तो देखो कैसे करते हैं हम, अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना। अब साई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 है ना। अब इसके बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो इसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं लेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही होगा। तो मैंने क्या माना, n माना, है ना, यानी कि n साई x और इस पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे dx है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी, 1 होनी चाहिए, ये मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे, है ना। तो देखो अब n स्क्वायर हो जाएगा और साई की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन n पाई बाई एल एक्स। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, n का स्क्वायर है तो n का स्क्वायर मैंने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया ना, साई एक्स, साई की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन n पाई बाई एल एक्स है ना, और इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे ऐड होता है ना, और ये dx, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी। चेक करेंगे हम, तो देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्क्वायर n पाई बाई एल एक्स डी एक्स। अब मैं इसको कैसे सोल्व कर दूंगी इंटीग्रेशन को, कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना, n पाई बाई एल एक्स और यहाँ पे डी एक्स। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगी, ये आप लोग कर लेना सोल्व, है ना, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिलेगी, √2 बाई एल, कि मैं जो कांस्टेंट मेरा जो फाइंड आउट करना चाह रही थी वो मेरा कांस्टेंट √2 बाई एल निकल के आया है, कि जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को √2 बाई एल से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा ये वाली जो कंडीशन है कि वो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, n इक्वल टू √2 बाई एल सब्सटीट्यूट कर दूंगी यहाँ पे, यानी कि मेरा जो वेव फंक्शन साई एक्स है तो वो क्या आ जाएगा, √2 बाई एल साइन n पाई बाई एल एक्स। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी, मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया था ना, n से मल्टीप्लाई किया था, तो यानी कि मेरा जो नया वेव फंक्शन, नया जो सॉल्यूशन बन के आया है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो ये बन के आया है कि मैं √2 बाई एल मेरा कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मेरा नया सॉल्यूशन निकल के आया है ये भी इस सॉल्यूशन को
इस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा और इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, कि हम किन किन वेव फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। सारे के सारे को तो करेंगे नहीं, सारे के सारे तो सॉल्यूशन होंगे नहीं। जैसे नॉर्मलाइजेशन का यूज़ हमने किया था कि किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी और क्या क्या कंडीशन है फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।